साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। साथियों, वन रैंक वन पेंशन, जहाँ तक एक हमारी एक देसी सोच होती है, देसी सोच, मैं इंग्लिश या वो मतलब जो तरह 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 की उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं पूरे भारतवर्ष के जैसे इस शब्द के ऊपर वन रैंक वन पेंशन, जब 71 का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में कोई पैसों की समस्या हुई या कुछ भी हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई ठीक है, अभी हम आप लोगों की पेंशन 50% कर रहे हैं 70 से, और आने वाले समय में जब भी हम देश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो हम आपकी पेंशन वापस रीस्टैब्लिश कर देंगे, जिसको कहा जाएगा वन रैंक वन पेंशन। यानी कि जब हम रीस्टैब्लिश करेंगे उस टाइम जिस रैंक की हम जो पेंशन रिस्टोर करेंगे वही हम पीछे वालों को दे देंगे, यानी कि वन रैंक वन पेंशन। ये तब से चला। जब सब कुछ ठीक हुआ तो उसके बाद में हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट ने 30% वालों को भी 50% में मर्ज कर दिया, लेकिन 50 वालों को 70 पर नहीं लाए, और उसके बाद में ये धीरे धीरे आंदोलन में चलता गया। कोश्यारी कमेटी के अंदर बिल्कुल ही, जिसमें बिल्कुल ही अधिकारी रैंक बिल्कुल ही है ही नहीं, लेकिन बाद में जो सरकार 14 में बनी और 13 में जो उनकी आपस में जो भी मीटिंग हुई, जो अंदर की बातें हुई, जो कुछ हुआ और जो सैनिकों का सौदा हुआ, तो उसमें एक सैनिकों का नहीं हुआ था सौदा, तो उसके अंदर मजदूरों का भी हुआ था, किसानों का भी हुआ था, सैनिकों का भी हुआ था। यानी कि उस टाइम जो सरकार बनी थी वो इस आस से बनी थी कि भी जो बेरोजगार हैं उनको भी 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे, जो मजदूर गरीब है उनको भी 15 लाख मिलेंगे, और ये जो सैनिक हैं इनको वन रैंक वन पेंशन मिल जाएगी, जो 71-72 से ड्यू पड़ी है, पता नहीं इनकी पेमेंट कहाँ तक जाएगी। तो ये करके ये सारे के सारे इकट्ठे होके, और अंदर क्या खिचड़ी पकी वो ना मुझे आज पता है और ना आप सभी को किसी को पता है। लेकिन आज मैं एक देसी भाषा में बोलूँ तो जब ये वन रैंक वन पेंशन बनी तो और भी 1 आई, 2 आई और अभी 3 आ गई। तो 3 के अंदर जो चीज़ देखने को मिली वो एक अजीब है। वो अजीब क्या है कि अभी कह के तो हम थक गए, सरकार तक हमारी बात जा नहीं रही है, संगठन हमारे बिखर गए या अपनी अपनी बिलों में घुस गए, और कोई कुछ कहने वाला अभी कोई रहा नहीं है, और ना मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पे वापस कोई इस आवाज़ को लेके उठेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब जो अधिकारी वर्ग है वो 5 रैंक 1 पेंशन हो गई। क्या हुई? 5 रैंक 1 पेंशन। लेफ्टिनेंट कर्नल जब टाइम स्केल कर्नल बन जाता है 1, कर्नल फुल 2, ब्रिगेडियर 3, मेजर जनरल 4 और लेफ्टिनेंट 5। 5 रैंकों की पेंशन अभी 1 कर दी। 5 रैंक 1 पेंशन, वन रैंक वन पेंशन की जगह 5 रैंक 1 पेंशन। यहाँ मैं ना जेसीयू की रखूँगा ना एनसीयू की रखूँगा। एक हवलदार का एग्जाम्पल लेते हैं। हवलदार को 5 भागों में बांट दिया। एक तो हवलदार, एक एसीपी हवलदार, एक ऑनररी हवलदार, ठीक है ना, एक टाइम स्केल हवलदार टीएस हवलदार, एक एसीपी 2 हवलदार। 5 रैंक और 5 पेंशन एक हवलदार की, इसी तरह सिपाही की, इसी तरह नायक की, यानी कि 5 रैंक और 5 पेंशन देते हैं, और वहाँ 5 रैंक 1 पेंशन देते हैं। अब आपके समझ में आए तो कम से कम अपने हकों के लिए आगे बढ़ो, बाहर आओ। कोई आपको घर से बाहर लेके आएगा नहीं। आपको अपने संगठनों के जो पदाधिकारी है उनको धक्का मारना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। आज जो स्थिति बनी है सैनिकों की और शासक वर्ग की, तो सैनिकों का तो बुरा हाल है। पिछले 1 महीने से मतलब ब्रिगेडियर के बच्चों से लेके, मेजर से लेके, सिपाही से लेके, कल हमारे बहरोड़ के अंदर एक कमांडो को, नेवी कमांडो को उठा के शुक्रवार को, वीरवार की रात को बंद किया, शुक्रवार को उसको ठोक के अंदर रखा, ठीक है ना, और शनिवार बीच में छुट्टी आ गई, कोर्ट बंद था, और आज इतवार आ गया, आज भी वो अंदर रहेगा। तो उसकी अब आगे आपको 3 क्लिप सुननी है और पक्की सुननी है। उसमें एक सिविलियन भाई अपना नाम बता के आपके दर्द को बयान कर रहा है, सैनिकों के, ठीक है ना, जो उस दायरे में आते हैं, तो उनका एक सिविलियन भाई आपके नाम से दर्द बयान कर रहा है।
एक भाई है, वो न तो अपना नाम बता रहा है, न रैंक बता रहा है, न नंबर बता रहा है, न रेजिमेंट बता रहा है। वो सिर्फ इतना ही बोला कि मैं फलाना सिंह हूँ और मैंने 18 साल नौकरी की है और सियाचिन ग्लेशियर में की है। कांग्रेस इतनी खराब है, बीजेपी इतनी अच्छी है। तो कांग्रेस वाले उसको गाली दो और बीजेपी वाले उसके लिए खूब ताली बजाओ। मैं बीच में हूँ, दोनों तरफ, ठीक है ना। मैं बीजेपी के लिए पहले बजाता हूँ, कांग्रेस के लिए भी बजा देता हूँ कि हमारे लिए जिसने किया सब ने किया और सब कर रहे हैं और सब करेंगे। लेकिन ये भाई साहब की आप जरूर सुनना, एक उस बहन की सुनो कि ये पुलिस आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये खाकी सेना के ऊपर टूट पड़ी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप जैसे ही जाओगे पुलिस का कोई भी अधिकारी, चाहे एएसआई बैठा है ना, और चाहे एक हेड कांस्टेबल बैठा है, और चाहे एक कांस्टेबल बैठा है, वो आपको नफरत भरी नज़र से देखेगा और फिर आपका काम शुरू करेगा। और कभी वो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमारे बीच में इतनी बड़ी खाई बना दी है। किसी सरकार ने कोशिश नहीं की भी सेना और पुलिस के बीच की खाई इस देश की बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। क्यों कि कहाँ एक बॉर्डर का रक्षक, जिसके समाज की रक्षा करना हमारा प्रशासन का काम है, आज हम ही उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। वो जाएगा कहाँ, आखिर कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा, ठीक है ना। वहाँ तो जीओसी साहब पहुँच गए थे, उस सिपाही को नंगा करके मारा। एक वो कमांडो को कल 3 दिन से मार रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए उसकी औरत को नहीं मिलने दे रहे। कौन सा अधिकारी पहुंचा अभी वहाँ पर? अरे कोई रिटायर्ड अधिकारी पहुंचा वहाँ पे? एक की बाबूशाह की छतरी तोड़ दी थी, वो भी तो पुलिस के वहाँ पहुंचे ना, ब्रिगेडियर बोरे साहब। तो कहने का मतलब ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, दो चीज़ है कि बट किंतु परंतु का एक अलग महकमा है, ठीक है ना। और एक दूसरा चल रहा है कि क्यों, कब, कहाँ, ये सब मत बोलना, ये शब्द नहीं बोलना। क्यों, कब, कहाँ, ये बोल दिया तो आप इसलिए मैं भी वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आगे 3 क्लिप देखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में ओआरओपी के नए फैक्टों के साथ में। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम पिंकी है। और क्या वारदात हुई आपके पति के हस्बैंड के साथ में, आप एक बार बताएंगे मुझे, घटना क्या हुई है? घटना ये है सर कि हम मतलब मेरी ननद के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ उन्होंने कॉल किया कि आ जाओ एक बार। कौन सी जगह पे? या बहर रोड में, इधर ही नैनसुख मोहल्ले में हुई थी जी। तो वहाँ गए थे हम लोग, तो उन्होंने कॉल करके हमें बुलाया। उनके ससुर ने उनके साथ गलत किया, उनके हस्बैंड के सिर में चोट लगी, उनके 7 टाँके आए हैं। तो फिर इन्होंने फोन करके हमें बुला रहे थे। घबराहट में हम लोग जैसे थे, उसी ड्रेस में हम जैसे थे वैसे हम चले गए वहाँ पे। तो फिर पुलिस वहाँ पे आई है और इनको बोली है कि चलो आप लोग, मतलब इनका मेडिकल करने के लिए लेके जा रहे हैं। मेडिकल करने के बहाने इनको थाने में लेके गए हैं। फिर जिसे मतलब आदमी सुनेगा उस हिसाब से वो चल दिया वहाँ पे, जैसा था उसी मतलब आपके पास में कॉल आई तो आप लोग तुरंत भाग लिए? हम तुरंत चले गए, क्योंकि सिस्टर का मामला था ना, तो वो तुरंत चले गए हम लोग। तो चले गए हम वहाँ पे, तो जैसा था वैसा हम निकल गए हैं। वहाँ पे वो शॉर्ट में गए, उन्होंने मतलब यूँ करने कि शॉर्ट में कैसे आए, तो उन्होंने बस इतना नॉर्मल सिखा कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि नहीं जा सकते। इमरजेंसी एक चीज होती है ना, आदमी घबरा जाता है। अच्छा, थाने में किसी ने कहा ऑब्जेक्शन किया, कैपरी पहन के क्यों किया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा। उन्होंने समझाया भाई, मतलब उन्होंने अच्छे से रिस्पेक्ट से बात की, उनसे प्यार से बात की, पर वो बहस बात क्या हुई? बात क्या हुई? उनको अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे। नहीं, अभी फिलहाल क्या है मामला? अभी फिलहाल है कि वो लोग हमें मिलने नहीं दे रहे, उनके साथ गलत व्यवहार कर। कब रात को गिरफ्तार किया था उनको? कल रात को किया था उनको गिरफ्तार, और आज अभी 9 बजे के करीब। आज अभी तक नहीं छोड़ा है? अभी तक कोई नहीं है जमानत, ना उनसे मिलने देते। मिलने की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जाओ चाय पानी पी के आओ। क्या नाम है पति का मैडम? मेरे हस्बैंड का नाम मुरारी लाल है। और करते क्या है वो मैडम? मेरे हस्बैंड नेवी से रिटायर है सर। अभी कितने साल? 15 साल सर्विस करके आए हैं। लास्ट अभी उन्होंने कोची से रिटायर लिया है। तो हस्बैंड आपके नेवी से रिटायर है? नेवी से रिटायर है सर मेरे। पुलिस आपको कह क्या रही है, मतलब किस आरोप में उनको अंदर डाल रखा? आपको अभी तक ये भी नहीं बताया गया है? आपको पुलिस ने किसी तरह की कॉल करके कोई सूचना दी है? कुछ ही सूचना नहीं, हमें मिलने तक उनसे बात करने के लिए नहीं दे रहे हैं कि हमें बात करो, उनसे कुछ बात करें, क्या बात है, कुछ नहीं, हमें कोई नहीं। हम मिलने किसी भी अधिकारी का आपको नाम याद है? कोई लेकर के गया जिसने बिठाया, उनका नाम याद है किसी पुलिस वाले का? सर नाम तो याद नहीं है। आपको क्या ध्यान नहीं है कि
आप उसका हुलिया याद होगा पुलिस वाले का? हाँ सर, हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ मतलब अभी आए तो पता है, वो थोड़ा मोटा मोटा था और फेस उसका गोरा था, और वो मतलब ऐड के थोड़ा बात कर रहा था। कुछ नाम सुना था मैंने। क्या अपील करेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से, एक पत्नी होने के नाते? सर, हम ये करना चाहते हैं कि हम उनसे मिले, बात करें, क्या बात है क्या नहीं है, कुछ किसी चीज का हमें पता चले, क्या बात हुई थी। आपकी डिमांड नहीं है जमानत हो उनकी? जमानत होनी चाहिए सर, वो बेगुनाह है, वो उन्हें फिजूल में अंदर किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट करी जा रही है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए हैं सर। उससे ज्यादा बताओ क्या करें, वो लोग उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसी जानकारी आ रही, क्या जानकारी है कि रात भर पीटा है? मैं नहीं कहता फौजी 100% सही होगा, लेकिन वो 20% गलत है ना, तो पुलिस यहाँ की 80% गलत है। तो उसको उस बात पे मतलब तीन लोगों ने उसको ले जाके हवालात में डाल दिया। रात को उसको 11:30-12 बजे बाहर निकाला और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा है उसके जीजा के सामने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है। मैं एक बात आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मैं कुछ ओल्ड एज लोगों के साथ पार्क में आसपास बैठा होता था, तो मैं 3-4 दिन से उनकी बातें सुन रहा था और क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि बातें क्या हो रही हैं, क्योंकि लगता था कुछ प्रॉब्लम में है। तो आज मैंने उनको पूछा कि जानना चाहा कि क्या प्रॉब्लम क्या है अंकल। तो उन्होंने जो मुझे बातें बताई वो बड़ी ही लॉजिकल, बड़ी ही वैलिड थी, जो उन पेंशनर से उनकी जो डिमांड्स हैं उनसे रिलेटेड थी, जो वो गवर्नमेंट से, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर जी से करना चाहते हैं और वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए एक बनाना चाहता हूं कि उनकी डिमांड्स किसी ना किसी तरीके से आगे पहुंचे, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करें, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी उन पेंशनर्स में से एक हो सकते हैं। तो मेरे कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आए जो कि उन्होंने मुझे बताया, और उसमें से 4 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे, और उनकी तरफ से भी अगर ये 4 पॉइंट फुलफिल होते हैं तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। पहला पॉइंट कि पेंशन के ऊपर इनकम मीटर हटा देना चाहिए। 10 लाख तक की जो पेंशन है उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। उसका रीजन, कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अब्रॉड रहते हैं या उनके साथ नहीं रहते, या वो खुद एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, और डेली नीड्स, महंगाई तो आप लोगों के सामने ही है किस तरीके से बढ़ गई है और कहाँ पहुंच रही है। डिजिटल जमाना है तो उनको डिजिटली भी अवेकन रहना पड़ता है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो खर्चे, अगर जिन्होंने लाइफ टाइम अपनी सर्विसेज दी हैं हमें और अभी थोड़ा रिलैक्सेशन में आ जाएं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएं, तो ज़्यादा बेटर है ना। तो प्लीज़ ये डिमांड आगे फुलफिल कीजिएगा। सेकेंडली, रिटायरमेंट पर 40% एडवांस पेंशन, जो कम्यूटेशन कहा जाता है जिसको, उसकी रिकवरी 12 ईयर्स तक बंद हो जानी चाहिए। वो सारी रिकवरी तब तक उनके पास आ जाती है विद इंटरेस्ट, बट गवर्नमेंट 15 ईयर्स तक, 15 साल तक उसकी रिकवरी कर रही है, विच इज नॉट गुड। और पंजाब हाई कोर्ट ने तो इसके ऊपर स्टे भी लगाया कि आप कैसे 15 साल तक उसकी रिकवरी कर रहे हैं, आप 6-7 लाख रुपए उनसे एक्स्ट्रा कैसे ले रहे हैं, और इस पे अमल करके राजस्थान और गुजरात सरकार ने इसको बंद भी कर दिया है। तो वाई नॉट इन एवरी स्टेट? ये तो सीधा सीधा गलत हो रहा है ना। जब रिकवरी 12 साल में हो जाती है तो 15 साल में 6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक पेंशनर से क्यों ले रहे हैं? दैट इज रियली रॉन्ग। थर्ड पॉइंट, एडिशनल पेंशन, जो कि अभी तक 80 ईयर्स होने के बाद 20% एक्स्ट्रा दी जाती थी, उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरीट ने एक प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया है, जिसमें कि वो चाहते हैं 65 एज होते ही 5% का एडिशनल पेंशन मिले, 70 पे 10%, 75 पे 15% एंड 80 पे 20%। क्योंकि आज की डेट में अगर लाइफ स्पैन हम देखें तो थोड़ा सा छोटा तो हो ही है, तो वो एडिशनल बेनिफिट्स थोड़ा पहले मिलना लगे तो ज्यादा बेटर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास प्रपोजल जा चुका है जेपीसी की तरफ से, बट वहां से अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। तो प्लीज ये वीडियो वहां तक पहुंचाएं ताकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा है वो उसको सैंक्शन करें, समझें पेंशनर्स की प्रॉब्लम और उसको सैंक्शन करें। फोर्थ पॉइंट, कोरोना काल में लगभग 1.5 साल से 2 साल का डीए डीआर रोका गया है, एम्प्लॉयज का भी, पेंशनर्स का भी। वो डीए डीआर अगर गवर्नमेंट रिलीज कर दे तो शायद उनकी लाइफ में थोड़ा और बेटरमेंट हो जाए, क्योंकि एक
सर्टन खर्चे जो एक यंग लोगों के हैं या घर के इक्विपमेंट सारी चीजें लेने के लिए, वो सारे ही खर्चे बड़े लोगों के भी हैं इक्वली। चीजें, महंगाई, हर चीज सभी के लिए बढ़ रही है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, यंग लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी महंगाई बढ़ी रही है ना। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के पास जरूर पहुंचे। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी गवर्नमेंट। अच्छी डीड्स को मैं अप्रिशिएट करता हूं, गलत डीड्स पे कंप्लेंट करना मेरा राइट है, बिकॉज हम डेमोक्रेसी में हैं। तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। शायद आपके खुद के पेरेंट्स भी एक पेंशनर हो सकते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम आप समझें, उनके साथ बैठेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दैट वुड बी रियली अप्रिशिएबल। कुछ हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का अगर भला होता है एक वीडियो शेयर करने से, या आप अपना पॉइंट रख पाए खुद ही वीडियो के द्वारा, उनका भला होता है, तो इससे बड़ा पुण्य या इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सत्येंद्र सिंह, रिटायर्ड हवलदार, लखनऊ से। मित्रों, मैंने सेना में कुल सर्विस 18 वर्ष किया, जिसके दौरान लगभग मेरी 12 वर्ष नौकरी सिर्फ चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके की उन दुर्गम चोटियों और पोस्टों की है जहां पर मनुष्य को जिंदा रहना दुर्लभ है। ऐसी हालात में कांग्रेस के काल में लगभग मैंने 9 वर्ष सर्विस पाकिस्तान बॉर्डर पर किया। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर के रंजीतपुरा, बीकानेर, राजस्थान बॉर्डर तक मैंने सर्विस किया, जो प्रायः अग्रिम चौकियों की तैनाती में समय गुजर गया। कांग्रेस काल के खंड में सैनिक को ठीक से ड्यूटी करने का भी अधिकार नहीं था। कांग्रेस ने लगभग उग्रवाद को 20 वर्ष पाला पोसा। 20 वर्ष में कांग्रेस ने उग्रवाद को इतना मजबूत कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 15 उग्रवादी संगठन छोटे छोटे उन्होंने अपना एक स्टैंड बना लिया था। सन 2014 तक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जगह जगह, नगर नगर, महानगरों में बम फट रहे थे। ये तो समय का चक्र ऐसा उल्टा कि भाग्यवश हिंदुस्तान का भाग्योदय हो गया, जिससे बीजेपी सरकार बन गई, जिसके तहत कुछ कड़ाई बरती गई और सेना को अपनी ड्यूटी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पहले सेना होमगार्ड से भी बदतर ड्यूटियां किया करती थी। सिर्फ अधिकारियों के घर की देखरेख, मंत्रियों के इशारे पर चलना, सेना भवन के इशारे पर रोटी खाना, पानी पीना और हथियार चलाना, ये सब शामिल था। और सेना चलती थी कांग्रेस के आदेश से। कांग्रेस के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इशारे पर ही कांग्रेस अपने कार्य किया करती थी। सेना संचालन में कोई भी बाधक बना अड़ियल अफसर जो बहुत ही सशक्त होता था, उसको घर बैठा दिया जाता था। और जम्मू कश्मीर की तो स्थिति ऐसी थी कि उसी समय वहां से हमारे हिंदू भाइयों को पलायन करना पड़ गया, जिसमें मुख्यतः क्षेत्र कश्मीर घाटी का पट्टन, जिला पट्टन और ये बारामूला दुर्गम स्थान ऐसे थे जहां से 20 बीघा एक एक किसान की 20 बीघे जमीन, 30 बीघे जमीन और बड़े बड़े बागान, अखरोट से बादाम के
छोड़कर तत्काल उनको जान बचा करके दिल्ली वापस आना पड़ा, जहां पर दिल्ली में शरणार्थी के रूप में किसी तरह उनका जीवन बदतर हो गया, क्योंकि कांग्रेस काल में उनको ठिकाना तक मुश्किल हो गया। तंबू में रहना, अपना जीवन व्यतीत करना, घर बार छोड़ करके वहाँ से लोगों ने भगा दिया। और वहाँ का लोकल आवाम धारा 370 हटने से पहले ऐसी स्थिति थी कि जैसे हम लोग प्रायः अगल बगल के गांव में जाया करते हैं, इस प्रकार बॉर्डर खुला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का आना जाना और यहाँ का वहाँ आना जाना बना रहता था। कोई छूट नहीं थी, कोई किसी प्रकार का समझौता न थी, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं हुआ करती थी। हमारी सेना की चौकियां मुंह खोकर देख करके और खून का घूंट पी जाती थी। शस्त्र चलाने का आदेश नहीं था, गोली गिनती से मिलती थी, रोटी भी गिनती से मिलती थी, और कपड़ों की व्यवस्था तो इतनी बदतर थी कि जिन कपड़ों की जिंदगी 3 साल की गई थी, वो कपड़ा 1 साल में ही फट जाया करता था। तो सिपाही अपने पैसे से अपनी वर्दियां सिलाकर अपनी नौकरी कर रहा था। जूते की जिंदगी 3 साल हुआ करती थी, जो 12 माह में फट जाया करता था। कपड़े और भी जो सामान्य सुविधाएं मिलती थी, वो सिर्फ कागज पर लोक दिखावा थी। इस प्रकार सेना एक राष्ट्र प्रेम के नाते वहाँ सिपाही अपनी जिंदगी के दुख दर्द खुद हजम करता था, किसी अधिकारी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि आदेश था कोई अगर सेना के खिलाफ विद्रोह करे, अगर अपने हक की फरमाइश करे, तो वो राष्ट्रद्रोह में शामिल हो जाएगा। उसको राष्ट्रद्रोह की सजा दे करके उसका कोर्ट मार्शल कर दिया करते थे। ये विषम स्थिति कांग्रेस काल की थी। कांग्रेस ने खुला छूट दिया हुआ था, उग्रवादी इधर से उधर आया जाया करते थे, जिनको पकड़ने का आदेश था कि इनको पकड़ करके जम्मू स्टेट पुलिस के हवाले करो। स्टेट पुलिस रात में खाना चिकन बिरयानी खिला करके सुबह 4 बजे हल्ला मचा देते थे, भाग गया। इस प्रकार निरंतर यही स्थिति बनी रही। पीवी नरसिंहा काल में स्थिति ऐसी थी कि हमको उग्रवादियों को पकड़ करके उनको दवाई भी देना पड़ता था, बीमार होते थे उनको दवाई देना पड़ता था। और जम्मू की जेल सिर्फ उग्रवादियों से भरी पड़ी थी, जहां रिश्तेदार की तरह भी एक सामान्य कैदी की तरह नहीं, राजनीतिक बंदी की पूरी सुविधाएं पाकिस्तानी घुसपैठिए लिया करते थे। राजनीतिक बंदी की सुविधाएं इतनी अव्वल दर्जे की थी कि उतना अच्छा राशन सेना के सिपाही का भी नहीं था, जितना अच्छा राशन पाकिस्तानी घुसपैठी उग्रवादियों का जम्मू जेल में मिलता था। ऐसा राशन भारतीय सेना का नहीं था। इस प्रकार उग्रवाद को पालने पोसने वाली सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस। इसलिए मित्रों, मैं पूर्व सैनिक होने के नाते भारत के संपूर्ण समाज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस को समूल नष्ट करने में कोई कोर कसर न छोड़े, क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही एक संगठन है, न कि पार्टी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।